नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं कि डेली जो न्यूज़पेपर में मुख्य मुख्य करंट अफेयर्स आते हैं उसकी चर्चा हम डेली मतलब कर दिया करेंगे, जो घटनाएं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो मतलब डेली अगर करंट अफेयर्स आप देख लेंगे हमारा डेली करंट, और एक वीडियो हम और लाने की कोशिश करेंगे मंथली करंट जुलाई 2025 से लेकर के और आगे पीसीएस के एग्ज़ाम तक, पीसीएस 2026 की जो परीक्षा होगी, पीसीएस की परीक्षा तक जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनको मंथली भी हम करवाएंगे, नोट्स बना के पीडीएफ फॉर्म में, और डेली भी करंट अफेयर्स करवाएंगे। डेली करंट अफेयर्स का भी कंपाइलेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स का भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। और किसी भी कीमत पर ये जो है डेली करंट अफेयर्स का हमारा कारवां बंद नहीं होगा, ये पीसीएस के एग्ज़ाम तक चलता रहेगा इसी तरीके से। तो और आपने देखा ही कि यूपी पीसीएस 2025 का पेपर आपने देख लिया होगा, तो यूपी पीसीएस 2025 में आपने देखा करंट अफेयर्स जो वार्षिकी मैगजीन आती है, जैसे घटना चक्र दृष्टि हो गई, घटनासार हो गया, या कोई अन्य वार्षिकी मैगजीन, उसको पढ़ने के बजाय उसको उसमें एनर्जी खपाने से, उसमें अपने आप को टाइम देने से मतलब उतना आउटपुट नहीं निकल पाता जितना निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है डेली और मंथली करंट अफेयर्स की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम डेली और मंथली करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार कर लें और लास्ट टाइम जो वार्षिकी मैगजीन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वार्षिकी मैगजीन ना पढ़ करके हम अपने स्टैटिक पोर्शन और जो मैंने मंथली और उसमें डेली में पढ़ रखा उसका रिवीजन करें, तो हमारा आउटपुट बेहतर होगा, हम ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरू किया जा रहा है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो इसको और बेहतर ढंग से हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का करंट शुरू करते हैं। भारत 23 साल बाद फिडे विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। किसकी? फिडे विश्व कप की। ठीक है, और डी गुकेश जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो इसकी अगुवाई करेंगे। ठीक, और विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश शुक्रवार से शुरू होने वाले फिडे विश्व कप को यादगार बनाना चाहते हैं, यानी कि इसी शुक्रवार से ये शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक उत्तरी गोवा के रिसॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है और कब आयोजित किया जा रहा है। तो 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये गोवा के रिसॉर्ट में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट घटना नहीं है। हाँ, इस विश्व कप में 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें। तो 82 देश हैं, 206 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये फिडे विश्व कप हो गया जो शतरंज से रिलेटेड है, गोवा में आयोजित हो रहा है, 80 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, भारत की अगुवाई इसमें डी गुकेश कर रहे हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक उत्तरी गोवा में चल रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण घटना हमारी है वो है कि अगले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाले हैं। तो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जो 53वें होंगे क्रम में, वो कौन बनेंगे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत इनका नाम है। क्या नाम है? सूर्यकांत। जो हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं नवंबर में। तो नवंबर में ही ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे, यानी 23 नवंबर 2025 को हमारे 52वें मुख्य न्यायाधीश जो BR गवई हैं ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो अगले जो 53वें मुख्य न्यायमूर्ति होंगे वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उनका नाम सूर्यकांत है, उनका चेहरा ये है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? गवई बनेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जाए तो अनुच्छेद 124(2) में ये दिया गया है कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 124(2) के तहत। ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाला जो न्यायाधीश होता है वो सिफारिश करता है।
कि अगला CJI किसे बनाना चाहिए, इसकी सिफारिश वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से करता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होने वाला न्यायाधीश केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के माध्यम से राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। इसमें कोलेजियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोलेजियम में कौन शामिल होते हैं, हमारा एक तो CJI शामिल होगा जो इस समय है, ठीक है, और उसके बाद 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इसमें शामिल होते हैं। तो यानी कोलेजियम में कुल 5 लोग शामिल होते हैं जो अगला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाना चाहिए उसके नाम की सिफारिश जो है राष्ट्रपति से करते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है इसमें मुख्य भूमिका होती है, यानी प्रधानमंत्री के माध्यम से CJI सिफारिश करता है और प्रधानमंत्री जो है इस सिफारिश को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो प्रधानमंत्री होता है वो एक सेतु के रूप में कार्य करता है, एक पुल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन आमतौर पर किया जाता है, ये एक परंपरा रही है, लेकिन कभी कभी इस परंपरा का उल्लंघन भी किया गया है। ठीक है, ये कोई लिखित बात नहीं है कि वरिष्ठता के सिद्धांत का ही हमेशा पालन किया जाएगा। तो 53वें CJI न्यायमूर्ति सूर्यकांत बनेंगे और कैसे क्या प्रक्रिया है ये हमने आपको बता दी। कोलेजियम प्रणाली क्या है, थोड़ा डिटेल में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और हमको अच्छा भी लगेगा। योगी सरकार ने लखीमपुर में एक स्थान का नाम बदला है, मुस्तफ़ाबाद उस स्थान का नाम है, अब उस स्थान का नाम हो जाएगा कबीर धाम। तो इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल करके अब कबीर धाम कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एक बड़ी घटना है कि यूपी का 76वां जिला बनने जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कुल कितने ज़िले हैं, 75 हैं। हमारे मतलब उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ज़िले हैं, तो 76वां जिला ये बनाने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर। उसका नाम क्या होगा, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, कल्याण सिंह नगर जो होगा वो अलीगढ़ और बुलंदशहर ज़िलों को काट कर बनेगा। कुछ हिस्से अलीगढ़ के लिए जाएंगे, कुछ बुलंदशहर के लिए जाएंगे, दोनों को अलग करके एक नया जिला बनाया जाएगा कल्याण सिंह नगर। ठीक है, और इस संबंध में दोनों जनपदों के DM को पत्र भेजते हुए कमिश्नर के जरिए आख्या मांगी गई है। पूर्व सांसद ने बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ का अतरौली और गंगीरी कस्बे को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो बुलंदशहर की डिबाई तहसील और अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी तहसील को जोड़ करके 76वां जिला बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा, और इसको कल्याण सिंह नगर नाम दिया जाएगा, कल्याण सिंह नगर। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर। तो कल्याण सिंह जी जो थे ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक थे, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, ये एक बड़ी घटना है। दिल्ली जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ठीक है, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, और ये जो है एक स्विस कंपनी है IQ एयर जो वायु गुणवत्ता का मापन करती है, उसने ये जानकारी दी है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली IQ एयर के हिसाब से ही नहीं बना है, बल्कि जो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है CPCB, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी पिछले 4 सालों के मुकाबले दीपावली पर दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी जो है इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, और IQ एयर ने भी, जो स्विस कंपनी है, उसने भी स्वीकार किया है। तो दुनिया के अगर 5 सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो पहले स्थान पे दिल्ली आता है, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे पाकिस्तान का लाहौर आता है, चौथे पे ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और 5वें पे कराची है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं, तो पहले पे दिल्ली, दूसरे पे कोलकाता, तीसरे पे लाहौर, चौथे पे ताशकंद और 5वें पे कराची आएगा। ठीक है,
तो इससे जो है आपका एक होमवर्क हम देते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विषय में संक्षिप्त में आप हमको जानकारी दीजिएगा कि ये क्या है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है, इसका गठन कब किया गया, और ये वैधानिक संस्था है कि विधिक संस्था है कि संवैधानिक संस्था है, आप इसको हमें कमेंट करके बताएंगे। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि क्वांटम फिजिक्स के लिए, किसके लिए, क्वांटम फिजिक्स के लिए जो है वैज्ञानिक प्रोफेसर अमित अग्रवाल को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स विज्ञानी प्रोफेसर अमित अग्रवाल को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रोफेसर अमित अग्रवाल को दिया गया है। ठीक है। क्वांटम ट्रांसपोर्ट, टोपोलॉजिकल मटेरियल व लो डायमेंशियल सिस्टम के क्षेत्रों में योगदान के लिए उनको ये सम्मान मिला है। ठीक है। और ये 2005 से 9 तक IISc बेंगलुरु से और प्रोफेसर दीप्ति सेन के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, PhD पूरी की है। ठीक है। तो ये इतना डीप में जाके आयोग नहीं पूछेगा, बस इतने पूछेगा कि विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया। तो क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिक हैं ये, प्रोफेसर अमित अग्रवाल इनका नाम है, और इनको विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत ने काबुल में अपना दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया है। ठीक है। तो मौजूदा तकनीकी दूतावास फिर से पूर्णकालिक दूतावास में तब्दील हो गया है। पिछले दिनों अफगानी विदेश मंत्री के समक्ष हुई इसकी घोषणा। मतलब इसकी घोषणा कब की गई थी, जब अफगानी विदेश मंत्री भारत दौरे पर अभी हाल ही में आए थे। ठीक है। तो अब दुनिया के 80% वयस्क घड़ियाल आपको कहाँ मिल जाते हैं, चंबल नदी में मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, किसने बताया है, IUCN ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी पहली ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट में घड़ियालों को गंभीर रूप से कम हो रहे जलीय जीवों की श्रेणी में रखा है। ठीक है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको रखा गया है घड़ियालों को। ठीक है। दुनिया में घड़ियालों की स्थिति पर इसी माह आई इस रिपोर्ट में नेपाल की राप्ती नदी में संरक्षण के लिए हुए प्रयासों को सराहा गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड, श्योपुर जिले में चंबल व पार्वती नदी को जोड़कर बनाए गए चंबल घड़ियाल अभयारण्य को दुनिया में घड़ियालों का अंतिम सुरक्षित रहवास बताया गया है। तो चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है चंबल और पार्वती नदियों को जोड़कर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले जो MP के हैं। ठीक है। तो इसको दुनिया का सबसे सुरक्षित आवास घड़ियालों के लिए बताया गया है। और इसके अनुसार दुनिया में केवल 681 वयस्क घड़ियाल हैं, जिनमें से 80% वयस्क घड़ियाल केवल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं। बता दें कि चंबल अभयारण्य प्रबंधन हर साल फरवरी में घड़ियाल, मगरमच्छ व डॉल्फिन की गणना कराता है। तो यहाँ से एक जानकारी ये भी निकल के आती है कि चंबल अभयारण्य प्रबंधन जो है यही हर साल फरवरी महीने में घड़ियाल, मगरमच्छ व डॉल्फिन की गणना कराता है। 2024 के सर्वे में 2446 घड़ियाल इसमें थे। फरवरी 2025 में यह संख्या 2500 पहुंच गई। इनमें से लगभग 545 वयस्क घड़ियाल हैं। अभयारण्य चंबल व पार्वती नदी के करीब 435 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आता है। कितने, 435 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। रिपोर्ट में घड़ियालों को बचाए रखने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं, जिनमें दक्षिण एशिया खासकर भारत की नदियों में बांधों को हटाकर इन नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने व प्राकृतिक प्रजनन को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। चताया गया है कि अन्यथा की स्थिति में चंबल में घड़ियालों की हालत गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावदी नदियों जैसी हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर है और ये यहाँ पे इन सुझावों को वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया का भी समर्थन मिला है।
तो इसका भी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF इसका भी जो है मतलब विवरण हो सकेगा तो थोड़ा सा आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो दुनिया के 80% घड़ियाल कहाँ पाए जा रहे हैं? चंबल नदी में। चंबल और पार्वती नदियों को काट करके चंबल अभ्यारण्य बनाया गया है जो घड़ियालों के लिए है। ठीक है, और इसका एरिया कितना है? 435 किलोमीटर है। ठीक, 2446 घड़ियाल 2024 में थे, 2025 में इनकी संख्या 2500 हो गई है। IUCN ने अपनी हाल ही में ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट जारी की है, उसमें उसने ये जानकारी दी है। मुरैना, भिंड और श्योपुर ज़िले जो है चंबल अभ्यारण्य में आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट घटना है। ठीक है, और 53वें CJI बने हैं, ऊपर मैंने बताया ही। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने समेत कई अहम फैसले देने वाली पीठ में ये शामिल थे। ठीक है, ये जस्टिस सूर्यकांत। महिला पुरुष को समान वेतन देने के मामले में भारत ने अमेरिका और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। 25% तक प्रीमियम वेतन हाईटेक नौकरी में, 40% कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी पा रहे हैं, 40% की गिरावट इंजीनियरिंग और डेटा। इतना डाटा नहीं पूछा जाएगा। महिला और पुरुष को समान वेतन देने में भारत ने किन देशों को पीछे छोड़ दिया गया है? तो अमेरिका और फ्रांस को पीछे छोड़ा है। इतना ही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत 12 राज्यों में आज से SIR लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दूसरे चरण का ऐलान किया है। ठीक है, SIR का मतलब है मतदाता सूची पुनरीक्षण। दायरे में करीब 51 करोड़ मतदाता आएंगे। सर्वाधिक 15.44 करोड़ अकेले UP से आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मतदाता सूची में फेरबदल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। 7 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम सूची। ठीक है, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। कहाँ कहाँ? बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में। तो देखिए, करंट अच्छे से तैयार करने का मतलब ये होता है कि जैसे बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, केरल में अगले साल चुनाव होना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं इसको अभी ही सर्च करके या बुक से देख करके तैयार कर लें, लिख लें। ढंग से करंट अफेयर तैयार करने का मतलब यही होता है। तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम कैसा रहेगा? गणना पत्रों की छपाई व BLO प्रशिक्षण दिया जाएगा। घर घर जाकर पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। मतदाता सूची में मसौदे का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियों का समय दिया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा और फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। 4 नवंबर से मतलब गणना पत्रों की छपाई व BLO का प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। ठीक, घर घर जाकर पुनरीक्षण का काम जो करेंगे 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक करेंगे, यानी 1 महीने। मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा और दावे और आपत्तियों का समय 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक है। ठीक, और दस्तावेजों की जांच के लिए नोटिस, सुनवाई, सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम जो प्रकाशन किया जाएगा वो 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। SIR जरूरी क्यों है? चुनाव आयोग के मुताबिक लोगों का तेज़ी से विस्थापन हो रहा है, यह इसकी एक बड़ी वजह है। दूसरा, इसके चलते काफ़ी लोगों को मतदाता सूची में 2-2 जगह नाम दर्ज हैं। तीसरा कारण है मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी नामों को हटाया नहीं जाना। चौथी वजह है देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से घुसपैठ करके बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़वा लिया है। ठीक है, तो ये इसके कुछ कारण हैं। जो लोग UPPCS मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि SIR क्यों ज़रूरी है देश भर में, इस पे लिखने के लिए या टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए पेपर में। अब तक 8 बार SIR, अंतिम बार 21 साल पहले हुआ था। ठीक है, अंतिम बार कब हुआ था? 21 साल पहले हुआ था, यानी कि 2004 में हुआ था।
ठीक। संविधान के तहत राज्य सरकारें सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। ठीक, तो ये SIR है। इन 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में होगा कहाँ कहाँ? यूपी, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, गोवा, गुजरात, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है, और अंडमान निकोबार में होना है। इनमें से तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल व पुद्दुचेरी में अगले साल यानी 2026 के आरंभ में ही विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 12 राज्यों में आज से SIR लागू हुआ है। SIR क्या है ये भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदाता कितने हैं? 15.44 करोड़ चुनाव आयोग के मुताबिक। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे देश के। इनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक है। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है, 324 से 329 तक। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, कैसे नियुक्ति की जाती है, यह भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। जो जो कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, अगर आप उसको कमेंट करके बताते हैं तो इससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।